तो हम लोग देख रहे हैं कक्षा 10 की मैथ्स का भाग 5 और इस भाग में भी हम लोग पहले ही अध्याय के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। और आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेकर बैठ जाना है और पहले अपने आप क्वेश्चन करने हैं। अगर नहीं हो पा रहा या नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना है, आपको प्रश्नों को देखना है और बाकी अपने मन से आपको लगाने हैं। तो देखो, अच्छा ये भाग आपका 5वां है, ठीक। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप इससे पहले हम लोग लगा चुके हैं ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 आ गया है। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या के लिए 8 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब कि इसमें हमको बताना है कि इसमें बताना है आपको 8 की पावर n। n यहाँ पर क्या है, एक प्राकृत संख्या है कोई। n कहाँ से बिलोंग कर रहा है आपका, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक। तो हमको बताना क्या है कि 8 की पावर कितनी की जाए जिससे इसका मान कितना आ जाए, कुछ भी आए, और लेकिन इकाई स्थान पर क्या आ जाए, आपका शून्य आ जाए। तो ये हमको बताना है जांच करके। तो कैसे बताएंगे, समझना ध्यान से। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, क्या, कि कोई भी अगर संख्या में जीरो आ रहा है इकाई स्थान पर, तो वो जीरो किस कारण से आता है, उसके अगर हम फैक्टर करेंगे उस संख्या के, तो उसमें हमको क्या मिलेगा, 2 और 5। क्या मिलने वाला है, 2 और 5। अगर उसके फैक्टर में 2 और 5 नहीं मिल रहा है तो उस संख्या में जीरो भी आपको नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी क्या करने वाले हैं, 8 के फैक्टर करेंगे और 8 के फैक्टर में अगर हमको 2 मिल जाए और 5 मिल जाए, या देखो ये चेक करके कि 2 और 5 से वो संख्या कट रही है कि नहीं। अगर विभाजित नहीं होती है तो उसमें आपको शून्य नहीं मिलने वाला है। अगर विभाजित हो जा रही है 2 और 5 से तो क्या हो जाएगा, उसमें शून्य आपको मिल जाएगा। तो वही काम करने वाले हैं और बताने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे, देखो कैसे करेंगे इसको हल। सबसे पहले हल लिखते हैं। क्या बताने वाले हैं, चूँकि हम जानते हैं किसी भी जानते हैं कि किसी भी संख्या का इकाई बोल दें या संख्या का अंक शून्य पर तभी समाप्त होता है, तभी समाप्त होता है जब दी गई संख्या दो दी गई संख्या, अपने हिसाब से लिख सकते हो ना, लैंग्वेज कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बस सही लिखी होनी चाहिए। दी गई संख्या 2 व 5 से पूर्णतया विभाजित हो या विभाज्य हो, या क्या लिख सकते हो आप, अर्थात दी गई संख्या के गुणनखंड में 2 व 5 हों या उपस्थित हों, ठीक। तब क्या होगा, उसका अंक शून्य पर समाप्त होगा। तो अब बताने वाले हैं किंतु या परंतु लिख दो, लेकिन लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। किंतु
8 के फैक्टर या गुणनखंड, 8 के अभाज्य गुणनखंड लिख दो, ठीक है। अभाज्य, क्योंकि 2 और 5 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक। अभाज्य और गुणनखंड भी लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं इसे बता दो ब्रैकेट में, है ना। 2 गुणा 2 गुणा 2, इसमें कहीं 5 नज़र नहीं आ रहा है ना, तो किंतु 8 के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है, परंतु हमारा क्या नहीं है, परंतु 5 नहीं है, 5 नहीं है। इसलिए 8 की पावर n अंक, या ऐसा लिख दो, अतः 8 की पावर n अंक। अब 8 की पावर चाहे आप कितना भी कर लें, ठीक है, इसमें फिक्स इकाई अंक आने वाले हैं। जैसे 8 की पावर 1 में आपका इकाई स्थान पर क्या आएगा, 8 आएगा। 8 की पावर अगर 2 करेंगे तो आपका इकाई स्थान पर देखना 64 होता है ना, तो 4 आया आपका इकाई स्थान पर। अगर 3 पावर करेंगे तो 2 आएगा, चेक कर लेना, है ना, पावर 3 करके। फिर आगे हम लोग करेंगे, फिर से आपका क्या आएगा, 6 आएगा। फिर से इकाई स्थान में मतलब पावर कितनी कर दोगे, कहाँ तक कर दिए हम लोग, 3 के बाद जब 2 किए थे तो कितना आया आपका, 64 हुआ, 4 आया, ठीक। 3 करेंगे तब आपका लास्ट में 2 आएगा। फिर 4 करेंगे तब आपका 6 आएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर से 5 करेंगे तो क्या आने वाला है, 8, क्या आएगा, 8। फिर से करेंगे, फिर से आपका 64 मतलब 4 आएगा लास्ट में। तो ऐसे कितना आने वाला है लास्ट में, 8 आएगा, या तो 4 आएगा, या फिर 2 आएगा, या फिर 8 आएगा। बस इतने आने वाला है, और 6 भी आ जाएगा, ठीक। बस इसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। तो 8 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगा, ऐसा लिख दो। ये भी बता दो जहाँ आपका n क्या है, जहाँ n बिलोंग्स टू, इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग, है ना, बिलोंग्स टू कैपिटल N नेचुरल नंबर्स, ठीक। ये हो गया, बस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक। आप कुछ भी दे सकता है, 6 की पावर n, कोई भी सब में आपको ऐसे ही लिखना है, हो जाए। ये हो गया आपका आंसर। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि p व q धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि p बराबर ab² कमा q बराबर a² इंटू बी, जहाँ p तथा q अभाज्य संख्याएं है ना, जिनके क्या होते हैं, केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो एलसीएम बताना है किसका, p व q का। तो क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे पहले दोनों संख्याएं, जैसे संख्याओं को अगर तो वैसे यहाँ भी करो, तो हल लिखेंगे, है ना। आपका दिया है क्या दिया हुआ है, p बराबर ab², इसके फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, a गुणा b, ऐसे होता है। डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक, लेकिन ऐसे लिख दिया हमने। फिर q के फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, a² b दिया है ना, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग a गुणा b, लिख पाएंगे। अब हमको निकालना है इनका एलसीएम, तो समझना ध्यान से। एलसीएम में हमको क्या देखना पड़ता है, जो फैक्टर होते हैं उनमें जिनकी पावर
क्या हो, सबसे अधिक हो एलसीएम के लिए, है ना। दोनों में जो सेम मिले वो संख्याएं और जो ना भी मिले उनकी भी संख्याएं देखनी है, और उनमें जिनकी पावर क्या हो सबसे अधिक हो उनको लिया जाता है। तो देखो यहाँ पर हमको क्या नज़र आ रहा है, अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक की पावर इसमें अगर हम देखेंगे तो एक नज़र आएगी, लेकिन इसमें एक की पावर आपको दो नज़र आने वाली है, क्योंकि गुणा में यहाँ से देख लो, यहाँ बी की पावर आपकी दो है और ए की पावर यहाँ दो है, तो इनको हम लोग उठाएंगे, ठीक। और ए और बी दो ही तो नज़र आ रहे हैं आपके, है ना, ये दो लेने वाले हैं एलसीएम में, ठीक। ये संख्याओं को करते हैं वैसे करेंगे यहाँ पर भी, तो क्या लिखेंगे, इसलिए एलसीएम ऑफ पी कामा क्यू क्या हो जाएगा, ए और बी की पावर दो सबसे अधिक कहाँ है, बी की पावर आपकी दो है और ए की पावर भी दो है, तो सीधा ऐसे उठा लें, कैसे लिख लें, ए गुड़ा बी गुड़ा बी, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका आंसर आ गया ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये आंसर हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है आपका 15। ऐसा क्वेश्चन बता चुके हैं आपको पिछले वीडियो में, है ना, फिर से देख लो। क्या है, वह निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 व 10 तथा इनके बीच की सभी प्राकृत संख्याओं से विभाजित हो, ऐसी संख्या ढूंढनी है। तो सभी संख्याओं से कटे ऐसी संख्या ढूंढनी होगी, तो वो संख्या बड़ी तो होगी इनसे, सबसे होगी कि नहीं, कम से कम 10 तो होनी चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे, एलसीएम निकाला जाता है, ठीक। तो देखो सबसे पहले हल लिखते हैं और सबके फैक्टर लिखने वाले हैं। देखो क्या लिखेंगे, 1 से 1 व 10 के बीच की सभी प्राकृत संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड, संख्याओं के अभाज्य, यही लिखते हैं, के अभाज्य गुणनखंड निकाल लोगे, आसान है ना, गुणनखंड। देखो पहले तो आपका एक आएगा, तो एक का तो एक ही रहता है ना, ये हो गया। फिर ऐसे ले लेते हैं पहले संख्या 1 2 3 4 5, यहाँ लिख दें 6 7 8 9 और आपका हो गया 10, ठीक। देखो अब आगे, एक का फैक्टर तो एक ही होने वाला है ना, तो यहाँ तो आ गया 1 की पावर 1। फिर देखो आपका 2 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुणा 1 ही आएगा, या 1 गुणा 2 लिख दो, कोई समस्या, तब भी आपका ये क्या रहने वाला, 1 की पावर 1 आया गुणा 2 की पावर भी 1 आया कि नहीं। फिर आगे देखें तो 3 में भी हमको देखने को मिलेगा 1 गुणा 3, तो यहाँ पर भी 1 की पावर 1 गुणा 3 की पावर भी 1 मिला। फिर आगे 4 को अगर देखें तो 1 गुणा 2 गुणा 2 हुआ कि नहीं, तो इसको लिख पाएंगे हम लोग 1 की पावर 1 गुणे 2 की पावर 2, लिखेंगे कि नहीं। फिर आगे 5 में देखेंगे तो 1 गुणा 5 मिलेगा, तो 1 की पावर 1 गुणे 5 की पावर भी 1 हो जाएगा। 6 के अगर अभाज्य गुणनखंड निकालें तो 1 आएगा और 2 आएगा और 3 आएगा, तो 1 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 2, पावर के रूप में क्यों लिख रहे हैं, एलसीएम में क्या होता है, सबसे अधिक पावर जो होती है उसको ही लिया जाता है ना, तो थोड़ा आसान हो जाता है। देखो फिर आगे 7 भी अभाज्य संख्या है ना, तो इसके तो 1 गुणा 7 आएगा, 1 की पावर 1 7 की पावर भी 1। 8 के अगर देखें तो इसमें मिलेगा हमको 1 और 2 गुणा 2 गुणा 2, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 1 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 3। फिर 9 को लिख पाएंगे हम लोग 1 गुणा 3 गुणा 3,
लिख सकते हैं कि नहीं? तो क्या हो जाएगा आपका 1 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2। फिर 10 को हम लोग लिख पाते हैं 1 गुणा 2 गुणा 5, यही तो होगा। तो देखो 1 की पावर 1, 2 की पावर 2 नहीं है, एक ही है, ठीक। और 5 की पावर 1, इतना सब हो गया है ना। अब देखो सबकी पावर ढूंढो। क्या करने वाले हैं? एलसीएम ऑफ किसका किसका लेने वाले हैं इसमें? 1 से लगाकर 10 तक, है ना। क्या हो जाएगा देखो, 1 की पावर आपको कितनी नज़र आ रही है? 1 है ना, इसको लिख लिया। सबसे अधिकतम पावर यही तो है। बाकी अगर देखा जाए तो 2 की पावर आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ 1 नज़र आ रही, यहाँ 2 है, अभी तो 2 है अधिकतम, है ना। यहाँ 3 पावर नज़र आ गई 2 की, आई कि नहीं देखो यहाँ, ठीक है। इसका मतलब क्या करेंगे, 2 की पावर हम लोग उठाएंगे यहाँ 3। फिर देखें अब 3, यहाँ पर 3 पावर में 1 नज़र आ रहा है, पिन चेंज करें देखो, ठीक। और 3 आपका यहाँ 1 नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 3 पावर हमको नज़र आ रही 2। इसका मतलब 3 की पावर 2 को ले लिया। फिर आगे आगे आपका अब 3 के बाद 4, 4 तो मिलेगा नहीं, है ना। 4 भाज्य संख्या कहाँ है? फिर देखते हैं हम लोग, 4 के बाद 5, 5 पावर यहाँ 1, यहाँ भी 1, तो सब कहीं एक ही पावर 5 की, तो 5 की पावर 1 वाला ले लिया। फिर आगे 6 देखो है कहीं, नहीं है। फिर आपका आता है 7, 7 की भी पावर 1 नज़र आएगी। फिर इसके बाद 8 तो आएगा नहीं, क्योंकि 2 की पावर 3 के रूम में हो गया है ना। फिर 9, 9 भी नहीं आएगा। 10, 10 भी नहीं, बाकी सब ख़त्म। इतना हुआ। अब इसको हल करते हैं, देखो कैसे करेंगे। 1 को हटा दें, बताओ, है ना। 1 की गुणा करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 की पावर 3 का मतलब 8, 3 की पावर 2 का मतलब 9, 5 की पावर 1 का मतलब 5 ही रहेगा, गुणा 7 की पावर 1 का मतलब 7। क्या होने वाला है देखो, क्या करें, 8 की गुणा कर लें पहले इससे, 8×5 = 40, और 9 की गुणा 7 से कर लें, 7×9 कितना होता है, 63, होता है कि नहीं। अब 4 का पार्ट आता है कि नहीं, क्या हो जाएगा देखो, करने गुणा, 4×3 = 12 के 2 हासिल 1, और 4×6 = 24 और 1 = 25, कितना हो गया, 252। लेकिन जीरो भी तो है साथ में, ये गुणा में, है ना, इसको भी लगा दिया। कितना आ गया एलसीएम, 25, 20, ठीक है। मतलब 2520। ये एलसीएम हो गया 1 से लगाकर 10 तक की संख्याओं का। और यह संख्या जो है यह सभी से विभाजित होगी, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से लगाकर कहाँ तक, 10 तक, सभी संख्याओं से, ठीक। तो ये आपका आंसर हो गया इस प्रश्न का। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। 16 नंबर क्या कह रहा है देखो, कह रहा है कि ये क्या है आपका, 2 की पावर 3 गुणा 3 पावर कुछ नहीं है, 1 है, ठीक। 5 और 2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, एलसीएम ज्ञात करना है। ये भी आसान है, क्या करेंगे, हल लिखेंगे। एलसीएम आप डायरेक्ट कर रहे हैं देखो, या तो ऐसे बताओ लिख दें, और बड़ा करना है क्वेश्चन, आपको दिखाना है। इसकी गुणा ना करने बैठ जाना है ना। वाह, 2 की पावर 4 गुणा 5 गुणा 7 का एलसीएम, तो सीधा यहीं देखो, है ना। क्या करोगे, 2 की पावर देखो अधिकतम कौन सी है, आपको नज़र आ रही होगी। अच्छा देखें, वाइट ने चलेगा। 2 की पावर यहाँ 3 दिया है ना, यहाँ 4 दिया है, नज़र नहीं आ रहा होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर कौन सी उठाओगे, 4 वाली, बताया था इसमें अधिकतम घात उठती है। फिर 3, एक ही नज़र आ रहा है ना, तो 3 की पावर 1 को उठा लिया। 5 आपका भी एक ही है पावर में अधिकतम, और 7 भी एक ही है, तो गुणा करें इनकी, कितना आ जाएगा, 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक।
गुणा 3 और 7 की गुणा 35 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा? नहीं नहीं, 7 की गुणा 5 से करनी ना, तो 35 हुआ। फिर आगे क्या करें? अब 16 की गुणा 35 साथ कर दें, कितना हो जाएगा? 16 पचे 80, 80 का 0 हासिल 8 है ना यहाँ। फिर 16 तियाँ 48, 48 8 56 होता है, ये तो होगा ठीक। गुणा फिर आपका है 3, इतना हो गया। अब 3 की गुणा करें, 0 तिछाक 18 के 8 हासिल 1 तिपच 15 और 1 16, कितना आ गया? 16 80 एलसीएम। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है इसमें? ये संख्या आपको दी है और कह रहा है का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखो, तो आसान है काफ़ी, फैक्टर निकालने हैं ना। संख्या 20,570 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? देखो, ऐसे करते हैं कि नहीं, और बड़ा बना लें। ये लो, 20,570 किससे जाएगा? 2 से जाएगा। शुरुआत 2 ही से करते हैं, है ना। 2 एकम 2, 0 का 0, 2 दूनी 4, 1 बचा यहाँ, है ना। दाएं में जुड़ेगा 17, 2 8 16, 1 बचा 10 हुआ, 2 पंचे 10, 5 आ रहा है, इसका मतलब 5 से जाएगा। 5 दूनी 10, बचा यहाँ पर कुछ नहीं, 2 है। अब 2 तो आता नहीं 5 फाड़ में, तो 28 ले लेंगे साथ में। तो 2 संख्या लेते हैं तो 0 बढ़ाते हैं। अब 5 के फाड़े में 28 भी नहीं आता, उससे छोटी संख्या 25 आती है, 5 25, बचा आपका 3 35 हुआ यहाँ, है ना। 5 सते 35, ये हो गया कितना? 20,57। अब ये किससे जाएगा? 20,57 देखो, 2 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, ठीक, 10 से भी नहीं जाएगा, इतना हो गया। फिर आगे 3 से जाएगा, तो 3 का नियम पता होना चाहिए। सभी संख्याओं को जोड़ो, देखो 2 से विभाजित 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो 2 5 7 7 14, 14 2 3 पहाड़े में नहीं आता, तो उससे भी नहीं जाएगा। 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा। जब 2 से और 3 से नहीं गया तो 6 से भी नहीं जाएगा। 7 से देखो, 7 दूनी 14, बचा 6, 65 हुआ, 7 नाम 63, नहीं हाँ 7 नाम 63, और यहाँ कितना था आपका? 65, 2 बचा 27, 7 पाँच 27 नहीं आता, 7 से भी नहीं गया। फिर 8 से नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 14 आता है इनका योग, और 9 में 14 आता नहीं है, ठीक। तो 10 से नहीं, 11 से देखो, 11 एकम 11, बचा 9, 95 हुआ, 11 8 88, बचा कितना आपका? 88, 2 5 7 77, 11 जाएगा देखो, 11 एकम 11, ठीक, बचा 9, 95 हुआ यहाँ पर आपका, ठीक। तो 11 8 88, बचेगा आपका यहाँ पर 7, 77 हुआ, 11 सते 77। अब आपका है 187, ये भी 11 से चला जाएगा देखो, 11 एकम 11, बचा आपका कितना बचेगा? 7, 77 हुआ फिर से, है ना यहाँ, 11 सते 77, और ये किससे जाने वाला है? 17 से ही, ठीक। तो 17 एकम 17, तो लिखोगे क्या? 20,570 के अभाज्य गुणनखंड क्या है आपके? 2 गुणा 5 गुणा 11 की पावर 2 लिख दें सीधे, देखो 2 है, ठीक, गुणा 17, ये अभाज्य गुणनखंड हो गए ना। अगर कामा लगा कर लिखना है तो 11 2 बार नहीं लिखोगे, ठीक, ये हो गया। फिर आगे दिया है, क्या दिया है आपका क्वेश्चन? कह रहा है कि दिया गया है, पेन नहीं दिख रहा है, कि मासा मतलब HCF 99 और 153 का कितना है? 9।
फिर आगे लासा कितना है आपका, एलसीएम 99, 53, 153 का ज्ञात करना है। तो ये भी आसान है। देखो क्या करेंगे हम लोग, हल लिखेंगे, है ना। माना सूत्र पढ़े हो ना, ए बरा वही दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, उसका यूज करेंगे। तो ए बराबर मान लेते हैं 99, कामा बी बराबर मान लेते हैं 153, और क्या दिया आपका एच सी एफ ऑफ 99, 153 का कितना है, 9 है। ज्ञात क्या करना है आपको, एल सी एम, लासा ज्ञात करना है किसका, 99, कामा 153। देखते जाओ आराम आराम से, क्वेश्चन सभी हो जाएंगे। ठीक है, आपको ऐसे ही करने हैं पेपर में। देखो अब क्या करेंगे, चूँकि हम जानते हैं ना, हिंदी में भी लिख सकते हो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब हमको ज्ञात क्या करना है यहाँ पर, एलसीएम। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा आपका, एचसीएफ उधर चला जाएगा, है ना, हर में चला जाएगा भाग में। तो क्या हो जाएगा, ए गुणा बी अपान एचसीएफ। वैल्यू रखें, ए की वैल्यू है 99 गुणा बी की वैल्यू है 153 बटे एचसीएफ है आपका 9। अब दिख रहा होगा डायरेक्ट, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9। अब क्या करेंगे, 11 की गुणा करेंगे, 11 तियाँ करना आता कि नहीं, यही करना है डायरेक्ट। 11 तियाँ 33 हासिल 3, 11 बचे 55, 55 3 58 के 8 हासिल 5 हुआ, 11 एकम 11, 5 16। ये हो गया एलसीएम ऑफ 99, कामा कितना था 153। ठीक, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 19 नंबर क्या कह रहा है, छूट गया कोई, 18 के बाद 19 से तो आएगा। ठीक, क्या कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का अंतर, संख्या नहीं दी है लेकिन कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं कैसे करते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये तुमको लगता है अगले अध्याय का आ गया क्वेश्चन यहाँ, है ना। 2 चर वाले में क्या, देखो चलो। अच्छा, क्या कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का अंतर कितना है 26। तुम पहले मान लेते हैं दो संख्या है ना, मानेंगे तभी तो लिखेंगे। माना पहली संख्या x माने कि a माने, बताओ जो आपको अच्छा लगे, है ना। दूसरी संख्या स्पीड धीमी लगे तो बढ़ाने का ऑप्शन होता है ना। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर मतलब घटाने पर, है ना, मतलब कि x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। उसने ये नहीं बोला है कि पहले संख्या नहीं दी है तो हमको पता क्या है कि किसको किससे घटाएं, है ना। तो कितना है आपका 26, इसको क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, दिक्कत हुई इसमें। फिर क्या कह रहा है, अच्छा आगे पढ़ते हैं। कह रहा है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जो पहली संख्या है ये मान लो दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है। ठीक, वह पहली संख्या, तो ऐसा जब बोला जाए, कंपेयर करा जाए ना दोनों को, तो क्या करेंगे, पहले पहली संख्या जो मानी है हमने उसको लिख लिया जाता है, और बीच में से थोड़ी स्पेस दे के क्या करोगे, इधर दूसरी संख्या को भी लिख लो। अब क्या बोला, ध्यान से समझना कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो मान लेते हैं कि x जो है वो क्या है, दूसरी संख्या जो y है उसका क्या है, ये 3 गुना है x क्या है आपका, 3 गुना है किसका, y का। तो इन दोनों को बराबर करना है।
तो x आपका 3 गुना है y से, तो क्या करें, y को भी 3 गुना बना दें, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे कि नहीं। जैसे कोई कहा, मतलब किसी ने कहा आपसे कि आपके पास क्या है, 5 रुपया ज़्यादा है हमसे, और हमारे पास कितने हैं, 3 रुपया हैं, और आपके पास 5 रुपया ज़्यादा है, इसका मतलब कितने रुपये आपके पास हैं, 8 रुपये हुए कि नहीं। तो अब हमको भी आपके बराबर आना है, तो क्या करेंगे, हमको कोई 5 रुपया दे दे, है ना, तो हम 3 और 5 मिलकर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। वैसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। इसका मतलब क्या होने वाला है, बताओ, x जो है y का 3 गुना है, तो y को भी 3 गुना कर दें, तो दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं। ये हो गया, तो इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब क्या करेंगे, देखो, अब यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं किस विधि का यूज, विलोपन विधि, पढ़े होंगे, है ना। विलोपन विधि नहीं, प्रतिस्थापन विधि। देखो कैसे करते हैं, क्या करेंगे, समीकरण 2 में से x का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। देखो कैसे, समीकरण 2 में x का मान समीकरण, कामा लगाते हैं ना, समीकरण 1 में रखने पर, है ना, या स्थानांतरित करने पर, रखने पर क्या हो जाएगा, x के स्थान पर रख रहे हैं, समीकरण पहली आपकी ये है कि नहीं, तो x के स्थान पर कितना रख सकते हैं हम लोग, 3y रखते हैं, तो 3y हो गया, माइनस फिर लगा आपका आ गया, देखो, फिर माइनस y दिया है, फिर 26 दिया है, क्या हो जाएगा, 3y माइनस y कितना होगा, 3y में से 1y चला गया, कितना बचेगा, 2y बराबर 26। तो आपका y बराबर कितना हो जाएगा, 26/2। विभाजित करें, कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, ठीक। तो y बराबर कितना हो गया, अब 13/1 नहीं लिखा जाता है, लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर नॉलेज होगा इसके बारे में तो 1 नहीं लिखते हैं, है ना, क्योंकि 1 वो पहले से होता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो y बराबर कितना आ गया, 1। अब y का मान क्या करोगे, किसी भी समीकरण में रख दो जिसमें आपको सही लगे, तो दूसरे में रख दें, ठीक। तो क्या करेंगे, y का मान, अब y का मान समीकरण 2 में, पहले में भी रख सकते हो, 2 में रखने पर, समीकरण 2 आपकी क्या थी, ये दिख रही होगी, है ना, दिख रही कि नहीं। रखते हैं यहाँ पर y के स्थान पर 3y दिया ना, तो 3 गुणा 13 हो जाएगा, x बराबर आपका 3 गुणा 13, तो x बराबर कितना आ गया, 13 तियाँ 39, ये x बराबर आ गया। तो फिर नीचे क्या आंसर लिखोगे, 2 संख्याएं पूछा था ना, ये तो पूछा, तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। अतः वे दोनों संख्याएं या वे 2 संख्याएं क्रमशः 13 व 39 होंगी। ठीक, हो गया आंसर, ऐसे किया जाएगा आपका, देख लो ये, ठीक। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, देखो क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्वेश्चन एक और कर चुके हो आप लोग बहुविकल्पी में, जिसमें 2 प्लस करके कुछ दिया था, या 5 प्लस करके √7 दिया था, है ना, उसी तरीके का ये भी, बस ये गुणा में दिया है। तो देखते हैं, सेम वैसे ही करेंगे, विरोधाभास वाला होता है सवाल, ठीक। सिद्ध क्या करना है हमको, 2√3 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, माना 2√3
एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। इसलिए 2√3 आपका क्या होगा? इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख पाएंगे, है ना। और बता देंगे जहाँ पर P व Q दोनों पूर्णांक हैं, दोनों पूर्णांक हैं, व Q नॉट इक्वल टू 0 होता है ना, ये बता देंगे। ठीक, ये हो गया। क्योंकि परिमेय संख्या की यही परिभाषा होती है ना, जिन संख्याओं को क्या करें हम लोग P/Q के रूप में लिख सकें, वो सभी क्या होती हैं? परिमेय संख्या। तो इसको हमने P/Q के रूप में लिख दिया। अब क्या करेंगे? देखो, 2 इधर साइड गुणा में दिया है, इधर साइड आएगा आपका तो भाग में जाएगा गुणा में। ठीक, तो क्या करेंगे? यहाँ ले जा रहे हैं उसको उधर, तो इधर आपका बचेगा √3, उधर हो जाएगा P/2Q। अब आपको एक चीज़ पता होगी, P और Q दोनों क्या है? पूर्णांक हैं। अगर किसी पूर्णांक में हम लोग किसी पूर्णांक की गुणा कर रहे हैं तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा? उत्तर क्या मिलेगा? तब भी तो हमको मिलेगा क्या? पूर्णांक ही मिलेगा। जैसे 3 एक क्या है? पूर्णांक है। 2 भी क्या है? पूर्णांक है। और 2 और 3 के अगर गुणा करोगे जो 6 मिलेगा वो भी क्या होगा? पूर्णांक होता है। तो यहाँ पर भी देखो, P और Q दोनों पहले से ही पूर्णांक थे, उसमें Q में क्या हुआ? 2 से गुणा हो गए, तब भी तुमको क्या मिलेगा? पूर्णांक मिलेगा कि नहीं? तो पूर्णांक बटे अब भी क्या है आपका? पूर्णांक है। और ये किसके बराबर है आपका? √3 के बराबर है। और √3 क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। तो क्या हो गया? यहाँ पर गलत सिद्ध हो गया। गलत सिद्ध हुआ कि नहीं? तो अब यहाँ पर लिखें कैसे? ये बताने वाले हैं। देखो क्या बताएंगे। इसलिए √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं। ठीक है, परिमेय संख्या है जो कि क्या है? विरोधाभास है। विरोधाभास है, जिसका कारण हमारी गलत परिकल्पना है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या होती है। एक अपरिमेय संख्या होती है। अतः 2 अब अपरिमेय संख्या में किसी संख्या की गुणा भी करेंगे तो वो भी क्या होती है? अपरिमेय होती है। अतः 2 √3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। इतना है, कुछ भी दिया हो यहाँ पर, 2 √3, 2 √7, 5 √3, कुछ भी हो, सब में ऐसे करना पड़ेगा। ठीक, ये हो गया आंसर। आगे आपका अब नहीं बचा। ठीक, अगले वीडियो में देखते हैं। एक क्वेश्चन और था, चलो
अगले वाले में देखते हैं।